नमस्ते। स्टार्ट करते हैं उत्कर्ष बैंक से और जीवन बैंक से। काफ़ी टाइम से डेड पड़े थे, उनका रघुवट मूवमेंट आने वाला था बट आ नहीं रहा था, तो हम वेट कर रहे थे कि क्या हमने जो डिसीजन लिया था इन्हें ऐड करने का वो ठीक था या नहीं। एक्चुअली हमने उत्कर्ष को ऐड किया था बट फाइनली रघु उठ गया है। एक ही दिन में अपर सर्किट मार के उठा है, ऐसा नहीं 1-2% करके ललचा ललचा के ला रहा हूँ, एक ही बार में अपर सर्किट मारा। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली उत्कर्ष है, उज्जीवन नहीं है। तो नहीं क्यों है, क्यों नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या ये सही टाइम आ गया है उत्कर्ष और उज्जीवन को देखने का, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं और इस टाइम पर इसी वजह से चल भी अच्छा रहे हैं। तो पास्ट में ये कुछ लॉस किए थे, उज्जीवन में लॉस किया था, उत्कर्ष में उसका जो ग्रोथ है वो कुछ टाइम से फ्लैट टाइप का हो गया था। उस टाइम पर उत्कर्ष लिस्टेड नहीं था बट वहीं पर उज्जीवन लिस्टेड था, तो जो ग्रोथ नहीं किया था, लॉसेस मचाए थे, उस वजह से उसका परफॉर्मेंस भी खराब हुआ था। तो बात करेंगे कि अब क्या सही टाइम आ गया इनको परचेस करने का, या फिर अभी भी कोई रिस्क बाकी है, या फिर जो प्राइस बढ़ रहा है वो ठीक है या फिर नहीं है, तो उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो बेसिकली मैंने जब ये परचेस किया था तो इसको परचेस करने का रीज़न ये था कि ये जो इसके फाउंडर हैं गोविंद सिंह जी, वो पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम किए थे, तो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बैंकिंग का। और ये जो यूपी बिहार वाला एरिया है, जनरली बड़े बैंक इनको कैटर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि कोई कट्टा दिखा के आपसे पैसा छीन लिया, या फिर आपने किसी को पैसा दिया, उसने पैसा आपको लौटाया नहीं, या फिर बिजनेसेस में एमएसएमई माइक्रो फाइनेंसिंग में लोन कर दिया तो उसमें उसका बिजनेस फेल हो गया। अब वो पैसा का बोल रहा है कि भाई नहीं दे रहा पैसा, जो करना है करो, सिविल घटानी है घटाओ, हटाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। तो इस वजह से बड़े बैंक्स थोड़ा सा डिफॉल्ट के चक्कर में पीछे हटते थे। तो उस वजह से हुआ क्या कि जब बहुत कम लोग पैसा दे रहे हैं एमएसएमई लोन में, और छोटे मतलब जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आते हैं ये, तो वहां पर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि और कोई उनको लोन दे नहीं रहा है, तो कम्पीट किससे करेंगे कि कंपेयर कर लूँ कि ये 2% ज़्यादा दे रहा है या 2% कम दे रहा है। तो वहां से उत्कर्ष को मार्जिन्स बहुत अच्छे मिले। इसके अलावा जो गोविंद सिंह जी हैं वो 2016 में बैंक स्टार्ट किए और काफ़ी मुश्किलों से उनको बैंकिंग लाइसेंस मिला। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा स्केल कर लिया। मतलब अगर आप देखो 2016 से 2023 तक बैंक 5,500 करोड़ की वैल्यूएशन आ गया, और उस टाइम पर वो अच्छी पोजीशन पर थे लेकिन जॉब कर रहे थे। जॉब छोड़ के उन्होंने इस स्केल पर किसी बैंक को लेकर के आना, मतलब कि अपने आप बंदे में कुछ ना कुछ स्केल है, इस वजह से वो चीज़ आई है। तो वो हमने देखा। इसके अलावा अभी अगर हम करंट बात करें कि मैंने इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या देखा था, तो बेसिकली जो लोन बुक का ग्रोथ है वो देखा था कि 33-35% से लोन बुक ग्रो कर रही है। वहीं पर मार्जिन्स थोड़े से कम हुए थे, तो उस टाइम पे शेयर का प्राइस भी गिरा था, 51 रुपये से 48 और 49 रुपये तक आया था लिस्टिंग के बाद। तो उस पर उन्होंने क्या रीजंस दिए उस बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बोला ये था कि ये नया क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर है, इस टाइम पे होता क्या है, सैलरीज बढ़ानी पड़ती हैं, और जो नए नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने सेल्स फोर्स लगाया है। तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा लगता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ, जिसमें वो आपको मार्जिन ज़्यादा देखेगा, लेकिन इन फ्यूचर हमें अगर टॉप लाइन को ग्रो करना है, मतलब अपनी सेल्स को ग्रो करना है, लोन की जो सेल होती है उसको ग्रो करना है, लोन बुक को बढ़ाना है, तो ये सब करना पड़ेगा। और जो नए नए प्रोडक्ट हैं वो आगे चल के परफॉर्म करेंगे तो वहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस वजह से मैंने उस चीज़ पर ध्यान दिया था कि हाँ, ये जो बात बोल रहे हैं ठीक बात बोल रहे हैं। और पास्ट का जो इनका रिकॉर्ड है, जो आईसीआईसीआई बैंक में काम कर लेता है बड़ी पोजीशन पे, उसको समझ में आ जाता है कि बैंक चलता कैसे है। तो वहाँ से मैंने उस चीज़ पे बेट लिया था। और आपको पता है मेरा पोर्टफोलियो 4-5 शेयर्स का पोर्टफोलियो होता है, तो मेरा जो एलोकेशन है वो बहुत बड़ा होता है। तो काफ़ी टाइम से यार लॉसेस मच रहे थे, कभी 1% साफ हो गया, कभी 2% साफ हो गया। तो जिस दिन इस पर सर्किट लगाना उस दिन 5-7% से मेरा पोर्टफोलियो बढ़ गया था, इतना मैंने एलोकेट किया हुआ था इसको। तो उसमें हुआ क्या कि जिस दिन वो बढ़ा, मैं काफ़ी मतलब खुशी तो हो ही रही थी, बट इसके साथ ही मैं ये चीज़ सोच रहा था कि यार एकदम से इतना कैसे बढ़ गया। तो पास में मेरे साथ कुछ इंसिडेंसेस हुए थे स्टॉक्स के साथ ही, वहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ समझ आई थी कि यार एकदम से अगर अपर सर्किट लगता है और रिजल्ट का क्वार्टर का रिजल्ट आउट भी नहीं हुआ है अभी, तो ये होता कैसे है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कई बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं और जो बड़े बड़े पैसा लगाते हैं, जो लार्ज अमाउंट्स को इन्वेस्ट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बैंक के अंदर की खबरें रहती हैं
और उनको जैसे सितंबर अभी खत्म हो गया सेकंड क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट्स तो प्रिपेयर हो गई होंगी, वो मार्केट में आउट नहीं हुई है लेकिन रिपोर्ट्स तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो गई होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको अंदाजा पड़ गया होगा कि इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसा है। तो आई एम काइंड ऑफ 80% श्योर कि इस बार का जो रिजल्ट है वो बहुत तगड़ा आने वाला है, क्योंकि एकदम से अपर सर्किट मारना और कंसोलिडेटेड बाजार में अपर सर्किट एकदम से मारना इज नॉट मतलब इज नॉट नॉर्मल, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज थिंग कि एकदम से वो अपर सर्किट मारा, वो नॉर्मली चल रहा था। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अंदाजा पड़ गया होगा बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है और उसी वजह से ये ऐसे करके बढ़ा। बट अगले दिन हुआ क्या कि 1% 1.5% जैसे ये माइनस पे खुला तो मुझे लगा कि आज मरेगा है भाई, आज गया है, क्योंकि अपर सर्किट के बाद जनरली होता क्या, लोअर सर्किट लगता है। तो मुझे लगा यार इसको पकड़ के कूटना दें, बट लकीली सॉरी 1-1.5% आगे पीछे होकर के कहानी बंद हो गई, 15-17% ऊपर ही था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 20-22% मेरे पास ऊपर है मेरे परचेज प्राइस से। तो इस वजह से मैंने परचेज किया था। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है जैसा गोविंद सिंह जी ने न्यूज़ चैनल्स पर बोला था कि अगर हम आगे भी अब हमारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको पिच करते रहेंगे और उनको ग्रो करते रहेंगे तो 33% का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो तो आ ही रहा है। इसके अलावा अभी हम जो प्रमोट कर करके नए प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं एंड सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं, जो एरिया है फंबल कर रहा हूँ, यूपी और बिहार का एरिया है जहां पर बैंक स्केल हो रहा है। तो वहां पर बोल रहे हैं कि काफी सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी हम ब्रांच खोल सकते हैं और जहां पर नई ब्रांचेस खोली हैं वहां पर भी वो अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंची है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम डिमांड साइड को देखें तो डिमांड साइड में बहुत मजा है, बहुत तेज डिमांड है और वहां से कोई कमी नहीं दिख रही है। और 33-35% का जो ग्रोथ ये लोग कर रहे थे पिछले कुछ सालों से वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है कि पहले हमने देखा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 40,000 करोड़ का बैंक बना, जिस टाइम पर वैल्यूएशन ये थी उस टाइम पर 38-40 का पी था। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को पी वैल्यूएशन नहीं मिलता जब वो स्टार्टिंग फेज में होता है, बट जब वो ग्रो कर रहा होता है और एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है उस टाइम पर वैल्यूएशन मिल जाता है। ये हमने देखा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका 15-16 का पी है, जब मैंने परचेज किया जब 12-14 का पी था तो 15-16 का पी है। तो अगर 35% लोन बुक ग्रो करती है तो ईपीएस ग्रोथ हम मान सकते हैं कि उसके जितना आएगा। तो अगर हम 33-35% का ग्रोथ मानते हैं ईपीएस ग्रोथ, तो वहां से क्या होता है रूल ऑफ 72, अगर आप 72 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 साल में डबल होता है। अब 2 साल में डबल होता है, उससे अलावा अगर आपका ईपीएस डबल हो गया बाय सीइंग द 35% ग्रोथ, 35% ग्रो करने वाली कंपनी 15 के पी पे नहीं बिकती है। अगर वो सस्टेन कर जाएगा तो उसका पी अपने आप बढ़ने लगता है, बिकॉज एवरीवन वांट टू ओन गुड कंपनीज विच ग्रो बेटा एट अ वेरी हाई पेस। तो उसमें होता क्या है कि जितनी भी ज्यादा तेज ग्रो करने वाली कंपनी होती है ना उसका पी एक्सपेंशन बहुत तेजी से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इसका एटलीस्ट 30-35 का पी बनेगा और उसके साथ ही अगर 35% का ग्रोथ रहा लोन बुक का तो वहां से वो एक तो 15 से 30 हुआ तो यहाँ पर आपका 10 रुपए 20 रुपए हो गया और उसके बाद वो 20 रुपए 40 रुपए बन सकता है अगर ये 35% का ग्रोथ चलता रहा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई डिसीजन लें। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं अबाउट द कंपनी, किस तरह से मैं इन्वेस्ट करता हूं और क्या चीजें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। इसके अलावा बात करते हैं उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज जो है वो मर्ज हो रहा था इसके साथ, ये न्यूज आउट हुई थी। इसके अलावा ये लोग ब्रोकरेज कंपनीज के साथ टाई अप कर रहे थे। इससे करेंगे क्या, ये जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको पिच करेंगे, पुश करेंगे, बार बार दिन में 4 बार फोन करेंगे कि आप हमारा ये शेयर ले लो, आप हमारे साथ इन्वेस्ट करो, आप यू लिप करा लो, ये करा लो। तो ऐसा करके वहां से बिजनेस बनाएंगे। प्लस वो जो मर्जर होता उन दोनों चीज़ों के बाहर आते ही न्यूज़ जो थी वो बाहर आई, उसके बाद ही शेयर चलना शुरू किया। बट मैंने पास्ट वीडियोस अगर आप देखते हैं, डेली वॉचर हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि यार मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है क्योंकि ये काइंड ऑफ टर्न अराउंड कंपनी है। पहले ये थोड़ा सा लॉस मचा रही थी जिस टाइम प्रॉब्लम में था। वहीं पर उत्कर्ष को अगर हम देखते हैं तो उत्कर्ष ने प्रॉफिट स्लो कर दिया था लेकिन लॉस नहीं मचाया था जब प्रॉब्लम चल रही थी अभी कुछ साल पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सेक्टर है उसमें, उसी टाइम पर इसने लॉस मचाया था उज्जीवन ने। तो इस वजह से टर्न अराउंड टाइप की कंपनी है। तो एकदम से जैसे प्रॉफिटेबल हुई है और इतना तेज प्रॉफिट आ रहा है तो मैं इससे थोड़ा सा घबराता हूं, क्योंकि जब प्रॉफिट तेज आता है ना तो पी को तो क्रैश कर देता है, लेकिन वैल्यूएशन जो बनता जाता है फंबल करना है, हाँ भाई थोड़ा सा बियर करना है गला खराब है थोड़ा। तो
स्टार्टिंग में जब ये लिस्ट हुआ था 50 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, लेकिन जिस टाइम पे इसने लॉसेस मचा दिए थे उस टाइम ये 15-16 रुपए का शेयर हो गया। तो अगर आप देखेंगे 15 टू या 30, 15 3 या 45, तो लगभग 1/3 से भी कम प्राइस रह गया था जब इसने लॉसेस मचा दिए। तो अब अगर हम देखते हैं वापस से जो वैल्यूएशन है, अभी 60 रुपए के आसपास शेयर चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि यार ये एक साल का 1.5 साल का जो रिटर्न है उसी के बेसिस पर बहुत तेज रिटर्न बना है, उसी के बेसिस पर वैल्यूएशन आ गया। लेकिन अगर हम पी को देखते हैं, मैंने ओपन कर रखा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अगर हम पी को देखते हैं तो 9.5 का पी है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो और लोगों के दिमाग में भी है कि यार इसको वैल्यूएशन उतना नहीं देते हैं। मैं कंपेयर कैसे कर रहा हूँ कि वैल्यूएशन नहीं देते हैं, क्योंकि उत्कर्ष नया नया लिस्ट हुआ है, उत्कर्ष का 15.2 का वैल्यूएशन इसको दिया हुआ है, लेकिन उज्जीवन जो है, उसी को देख रहा था, उज्जीवन जो है उसको इतना वैल्यूएशन नहीं मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में भी ये चीज़ है कि भाई ये टर्न अराउंड कंपनी है, अगर ये वापस से लॉसेज में जाती है, जो कि अभी तो माहौल अच्छा चल रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो नहीं जाएगी, बट अगर इन केस जाती है तो यहाँ पर डाउन साइड बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम उत्कर्ष में देखेंगे तो वैल्यूएशन ज़्यादा है, आप देख के बोल सकते हैं कि यार वैल्यूएशन तो ज़्यादा है उससे, तो डाउन साइड तो इसमें हुआ ना, उसमें क्यों हुआ। बट आप एक चीज़ का भरोसा मानिए, जो टर्न अराउंड कंपनी होती है वो रिस्की होती है और उसमें डर ज़्यादा होता है, और पी का दूसरा नाम भरोसा होता है। तो अगर भरोसा, अगर इसका थोड़ा सा भी डगमगा है एक क्वार्टर भी, तो वो उठा के पटक देंगे उसको और वहाँ से वैल्यूएशन एकदम कुचल के रख देंगे, जैसा कि पहले हुआ था जब 50 रुपए से 15-17 रुपए का शेयर रह गया था। तो वो चीज़ है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। वहीं उत्कर्ष में अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, बट अगर ऐसा होता है तो वैल्यूएशन इतनी जल्दी क्रैश नहीं करेगा, वो थोड़ा सा सस्टेन करेगा। और मुझे लगता है अभी के लिए अगर रिस्क लेने की बात करें तो उत्कर्ष में थोड़ा लेस रिस्क है और अच्छा रिटर्न है, मल्टीबैगर रिटर्न है। कंपेयर कर रहा हूँ, लार्ज कैप से कंपेयर मत करना, मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर हम देखें उज्जीवन में, तो उज्जीवन में कंपैरेटिवली रिस्क थोड़ा हाई है और रिटर्न भी काफ़ी हाई है उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन है पी, अगर ये जो रिटर्न बना है ये कंटिन्यू ऐसा ही बनता रहा जैसा बना है, तो ये जो 9-9.5 का पी है ये भी अपने आप में 20-30 का 35 का हो सकता है, बट उसमें काफ़ी सारा रिस्क इन्वॉल्व है। जनरली मैं इतना हाई रिस्क नहीं लेता हूँ। अभी कंटिन्यूसली शेयर बढ़े जा रहा है, तो मेरे को रेदर देन खुश होने के थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार अगर इसके क्वार्टर में 1-2 चीज़ें भी खराब आई तो उठा के सीधे पटक देंगे, जैसा कि पास्ट में होता आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यार। तो लोगन 4441 बोल रहे हैं, प्लीज मेक अ वन इन डिटेल वीडियो कंपैरिजन बिटवीन ज़ीरोधा एंड एचडीएफसी स्काई मोबाइल ऐप। ज़ीरोधा और एचडीएफसी स्काई वाली वीडियो बाकी वीडियो से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म की थी, तो मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, मेरे लिए बेनिफिशियल ही होगा, बट आप लोग किसी ना किसी ट्रस्ट से आते हो यार, और मैं खाली व्यूज़ लेने के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहता। अभी वो जस्ट लॉन्च हुआ है ज़ीरोधा, वो सॉरी एचडीएफसी स्काई, तो मेरे हिसाब से उसमें दिमाग मत लगाओ। ज़ीरोधा पर जो लोग हो वो बने रहो ज़ीरोधा पर, आगे चल के कोई प्रोज एंड कॉन्स आएंगे और समझेंगे हम इसको, उसके बाद हम देखेंगे कि यार इस पर कुछ बन सकता है फिर नहीं बन सकता है। फ़ोन के ऊपर मच्छर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोगन 4441 बोल रहे हैं, इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर लिक्विड बीज बाय सेल में क्या एसटीटी लगता है? ये ईटीएफ्स होते हैं, तो इसमें एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज होता है, तो वहां पर आपको टैक्स नहीं लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दैट इज 100 रुपीज इन 1 लाख रुपीज, 0.1% आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें संजू बाबा 961 बोल रहे हैं, भाई वेदांता का बताओ। वेदांता यार फंडामेंटली मेरे को दिक्कतें लगती हैं, आप उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड के चक्कर में ना लें। मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी सिक्लिकल है और बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है इससे थोड़ा बच के रहें, नहीं तो सूद समेत विद इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ जाएगा जो आप उसमें फ्री का डिविडेंड चूसने के लिए बैठोगे। इसमें अमित शिंदेलिया 6219 बोल रहे हैं, नमस्कार मोहक भाई। नमस्कार अमित जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग फॉर योर एजुकेशनल वीडियो, वेलकम जी। भाई आई हैव 2 स्मॉल कैप्स, इन्फोबीम एंड गो कलर्स, प्लीज शेयर योर व्यू अबाउट दीज ईपीएस ग्रोथ। तो मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लिया था, तो इन्फोबीम आपका ये जो है 1100 करोड़ रुपए की कंपनी है जिसका पी है 40 का। तो इसके फाइनेंशियल्स को एक बार देखते हैं। तो भाई अगर हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो टॉप लाइन तो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, बट अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स मुझे लगता है बहुत कम है, और पिछले साल इन लोगों ने लॉस भी किया, मतलब
जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो नेगेटिव में रहा था। तो जनरली मैं जब स्मॉल कैप खरीदता हूँ 1000, 1100, 1500 करोड़ की कंपनी, जैसे हमने केस ऑल्स लिया था, तो मैं देखता हूँ बहुत एग्रेसिव ग्रोथ हो। जितना ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ होगा ना, ग्रोथ इज लाइक म्यूजिक, मैंने आपको पास्ट में बताया था, जब तक गाना चलता रहेगा ना, जब तक ग्रोथ रुकेगा नहीं। बट यहाँ पर पहले गाना बंद हुआ, मतलब ग्रोथ बंद हुआ बॉटम लाइन में। तो मुझे जैसे ही दिखता है ना कि यार कुछ भी दिक्कत है, तो भाई मैं सबसे पहले छोड़ के भागता हूँ। तो मैं इन्फोबीम को इस वजह से नहीं देखता। इसके अलावा अगर हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 17%, 16.8 लगभग 17% है। और वहीं पर सेल्स ग्रोथ 52% है, प्रॉफिट ग्रोथ 32% इज ऑफ लास्ट ईयर। बट अगर मोटा मोटा देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी से भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सस्टेनेबल ग्रोथ है, तो मैं इसको परचेज नहीं करता। क्योंकि जब भी मैं हाई रिस्क लेता हूं, जब मैं गाना तेज चल रहा होता है जब भी लेता हूं। गाना तेज से मतलब है ग्रोथ तेज चल रहा होता है, टॉप लाइन बॉटम लाइन प्लस आरओई ज्यादा होता है, उस टाइम पे मैं देखता हूं। तो इसके अलावा आपका जो सेकंड शेयर है वो है गो कलर्स, जिसको गो फैशन बोलते हैं। तो गो फैशन मार्केट कैप है 7000 करोड़, स्मॉल कैप है, पी है 82, महंगा पी है भाई। महंगा ले सकते हैं जब ग्रोथ तेज हो। तो भाई ग्रोथ को देख लेते हैं। टॉप लाइन में 282 करोड़ का टर्नओवर, फिर 400 करोड़, फिर 670 करोड़। टॉप लाइन की स्पीड थोड़ी कम हुई अगर आप नोटिस करेंगे तो। फिर 3 साल पहले 3 करोड़ का लॉस, उसके बाद 35 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 82 करोड़ का प्रॉफिट। ओके, मार्जिन थोड़ा सा कम लगता है। गो फैशन कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़े के बिजनेस में जनरली होता क्या है, डेड स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है। फैशन में ट्रेंड में जो कपड़े आ रहे होते हैं, आप बड़ा स्टॉक मंगा लेते हो, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है कि आपने पूरा शोरूम लगा दिया, आपके उसमें वर्कर लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, वो 50 कपड़े दिन में दिखा रहा है। आपको नहीं भी खरीद रहा है तो वर्कर को तो आपको पैसा देना है ना, लाइट का भी आपको बिल देना है। और जो एरिया है जहाँ पे आपने शोरूम खोला है, वहाँ का आपको मोटा रेंट भरना है। तो यहाँ पर मार्जिन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 17% इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन ग्रोथ उसका बहुत ज़्यादा है 17% से। तो मुझे ऐसा लगता है कि 82 का पी देने के बाद अगर रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बैठता है 17%, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सस्टेनेबल नहीं है ये। सस्टेन जब करता जब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा होता, उस टाइम पर मैं इन वैल्यूएशंस को थोड़ा सा ठीक मानता और मैं परचेज करता। बाकी अगर आपको ठीक लगता है तो लें, बट मैं अगर होता तो मैं परचेज नहीं करता। आप और शेयर्स देखें, शेयर्स की कमी नहीं है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं। आप मेरा स्टॉक एनालिसिस वाली सीरीज देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप चाहें तो उस पर अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके परचेज कर सकते हैं। तो पारस पारस पाराशिव, नाम नहीं पढ़ पाता हूँ यार, एक तो मैं पाराशिवम मूर्ति बोल रहे हैं। इनको नाम सुन के नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी की याद आ गई, जो इन्फोसिस के फाउंडर्स हैं। तो ये बोल रहे हैं, सर एनी करेक्शन इन माय पोर्टफोलियो टेल मी प्लीज। ठीक है भाई, बिल्कुल करते हैं। तो इनके शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस अच्छा है, आईटीसी अच्छा है, टाटा मोटर्स सिक्लिकल है, बजाज फिनसर्व अच्छा है, एलएनटी ठीक ठाक, एशियन पेंट फंसा हुआ है, टाइटन अच्छा है, डिविस लैब पहले अच्छा था, संव मदरसन, ओके, ये आगे का नाम यार थोड़ा टिपिकल है, पढ़ा नहीं जाता यार। टाटा स्टील बनेगा नहीं पैसा इसमें, एफडी के रिटर्न ज़्यादा बेटर हैं इससे। तो जोमेटो, स्टार्टिंग में मैंने इसके आईपीओ में पैसे लगा के पैसे बनाए बहुत थे, लेकिन उसके बाद मैंने बेच दिया था, क्योंकि टर्न अराउंड और लॉस मेकिंग कंपनीज से दूर भागता हूँ थोड़ा मैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हाई रिस्क हाई रिटर्न शेयर है। ट्राइडेंट ठीक ठाक है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा शेयर है, जो प्रमोटर हैं वो मुझे पसंद है, मुझे लगता है डोमिनेट करेंगे आगे भी। कोरोमंडल इंटरनेशनल अभी याद नहीं आ रहा, बहुत सारे शेयर हैं यार, भूल जाता हूँ, ट्रोल मत करना है इस पर। यूनाइटेड बेवरेज ठीक है, एमएच लाइफ ठीक है। मैं इसमें देख रहा हूँ आपके नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने काउंट किए थे 20 के आसपास आपके 20-22 शेयर्स हैं ये। इतने सारे शेयर्स लेने के बाद रिटर्न बनेगा नहीं। इस पर एक रिप्लाई करते हुए आशीष राय जी ट्रोल किए हैं ना, ये तो जू है भाई, ऐसा मत करो यार, ये ऑफेंड हो सकते हैं। वैसे जू तो है यार, थोड़ा सा ऑफेंड मत होना। इतने सारे शेयर्स लेने का देखो, मैं आपकी पर्सनैलिटी का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाता हूँ। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिए, एचडीएफसी बैंक लिए, इन्फोसिस लिए, आईटीसी लिए, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना चाहते हैं। और आपने जो ये जो शेयर लिए, आईडीएफसी बैंक हो गया और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया,
मैं आपके बारे में कुछ गेस करता हूँ, आप बताना कि मैं सही गेस किया है नहीं। इनका जो रेशियो है आपका इन्वेस्टेड स्मॉल कैप का, वो लार्ज कैप से कम है। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते तो आप लार्ज कैप को लेते ही नहीं। तो ये मैं एक तुक्का मारा है, मतलब मेरा आइडिया है, मेरा व्यू है ऐसा। आप बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं। बाकी आप नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़ा कम कीजिए, लार्ज कैप से थोड़ा सा बाहर आइए, स्मॉल कैप और मिड कैप में देखिए। अगर आप लार्ज कैप में बहुत सारे शेयर्स पकड़ रहे हैं तो उससे अच्छा है आप इंडेक्स फंड को पकड़ें, क्योंकि 12-15% से ज़्यादा रिटर्न लार्ज कैप का झुंड बना के वैसे भी नहीं बनना। तो आप अगर थोड़ा सा स्मॉल कैप पकड़ेंगे, मिड कैप पकड़ेंगे, मिड कैप आप पकड़ें स्टार्टिंग में, उसके बाद जैसे जैसे आपका ग्रिप आए आप स्मॉल कैप की तरफ जाएं। और अगर आप बहुत सारे लार्ज कैप मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आप स्विच होंगे ETF पे, तो STT भी नहीं लगता जैसा मैंने बताया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो वहाँ से काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए रिटर्न बनाना। और करंटली आप जो प्रोफेशनली कर रहे हैं उसमें भी आपका टेंशन थोड़ी कम होगी। जैसे कोई शेयर बढ़ गया, कोई शेयर घट गया, या फिर किसी का रिजल्ट आया, किसी के बारे में कुछ उड़ती हुई खबर आई, तो आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है उस चीज़ से कि यार क्या करूं, कैसे करूं। तो वो भी थोड़ा कम रहेगा अगर आप ETF में जाएंगे। तो लार्ज कैप का झुंड बनाना इज वर्स्ट। ETF में जाना, अगर आप लार्ज कैप वाली सिक्योरिटी चाहते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर यू। इसके अलावा आप मिड कैप में ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपके रिटर्न्स बेटर होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने किसी फ्रेंड को भेजें, कोई आपकी क्वेरी हो आप वो लिखें, मैं आपका क्वेश्चन पिक करूंगा फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।